हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो में हम सीजीपीएससी 2021 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो 2021 में हुआ था, ठीक है, उसमें जो सीसेट वाला पोर्शन था, पेपर नंबर 2, ठीक है, पेपर 2, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हुआ, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन जो थे बहुत ही टिपिकल थे और बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम में जाने से पहले पहले उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको लगाना बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में अगर जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था मैथ्स वाला, सीसेट के जो मैथ्स क्वेश्चन था, उसमें से मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो का जो साइज़ बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग देखना नहीं चाहते हैं। सभी तरह के वीडियो तो लोग मूवी 3-3 घंटे का देखना पसंद कर जाते हैं, बट जहाँ पे बात स्टडी मटेरियल की आती है वहाँ पे लोग शॉर्ट में देखना चाहते हैं, ठीक है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो। तो कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में ही करूँ, बट उसको एक्सप्लेनेशन के चक्कर में वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा मैं, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो 70 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बेसिस पर था, ठीक है ना। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बेसिस पर दिया था कि दो बहुपद 3x+1 और ये 22x³ - 15x² - 9x+2 है। यदि एक बहुपद 6x² + 5x+1 है तो दूसरा बहुपद है। मतलब हमारे पास दो पॉलीमल्स है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, दो बहुपद है हमारे पास, जिसमें से एक बहुपद तो ये दिया हुआ है, दूसरा बहुपद क्या होगा यदि उन दोनों बहुपद का ये HCF 3x+1 है और एलसीएम इतना है, ठीक है ना। ये वाला दो बहुमत नहीं होना चाहिए, दो बहुपद है, ठीक है, दो बहुपद है। पहला बहुपद हमको नहीं दिया है, मान लेते हैं पहला बहुपद है ए, ठीक है, इस चीज़ को हमको निकालना है। लेकिन दूसरा बहुपद जो है हमको दिया हुआ है, मान लो दूसरा बहुपद बी है, तो 6x² + 5x+1 ये दूसरा बहुपद है, पहला बहुपद हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन ए और बी का हमको HCF दिया हुआ है, ए और बी का, ठीक है, साथ ही साथ ए और बी का हमको एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का जो एलसीएम है ये वाला है और जो HCF है ये वाला है, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो पहला बहुपद क्या होगा, ठीक है, मतलब दोनों में से एक बहुपद क्या होगा हमको निकालना है। एक तो दिया हुआ है, दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमको दो संख्याओं या दो बहुपदों का एलसीएम HCF दिया हुआ हो और उनमें से एक संख्या या एक बहुपद दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है। जनरली फॉर्मूला ये होता है, जैसे दो संख्या मान लो ए और बी है तो ए और बी का गुना, साथ ही साथ ए और बी का एलसीएम और ए और बी का HCF का गुना, ये बराबर होता है। दो संख्याओं का गुना और दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं के HCF का गुना जो है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मतलब मान लो एक संख्या दिया हुआ है तो बी की जगह दिया हुआ एलसीएम भी दिया, HCF भी दिया, तो ये वाला चीज़ हमको निकल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार क्वेश्चन को पूरा। तो बी का वैल्यू क्या दिया है, ये वाला, दूसरा जो 6x² + 5x+1, ये दोनों गुना में हो गया, बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है 22x³ वाला ना, 22x³ - 15x² - 9x+2 और HCF क्या दिया हुआ है 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये वाला संख्या क्या होगा। तो पहले इसको हमको फैक्टराइज करना होगा, जो ये पार्ट दिया हुआ है। एक काम ये कर सकते हैं कि ये इन दोनों का आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इधर आके भाग में आ जाए, तो इन दोनों का गुणा करो और इससे भाग दो, जो आएगा वो भी हमको एक आंसर दे देगा। बट एक और आसान तरीका मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 6x² + 5x+1 है, इसको पहले हमको फैक्टराइज करना होगा, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। चलिए गुणनखंड कैसे करेंगे देखते हैं इसको। 6x² + 5x+1, इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग से हम बनाएंगे, बीच वाले टर्म को दो पद में तोड़ना है। अब इसको कैसे करना है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 6x² + 5x को हम 3x + 2x लिख सकते हैं और ये +1, ठीक है ना। इसको 5x को 3x और 2x में जोड़े, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 हो रहा था, इसलिए मैं बीच वाले को ऐसा तोड़ा हूँ। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से मैं कॉमन लिया, ये दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 2x मिल जाएगा और ये +1, और यहाँ ये दोनों में कॉमन है 1, कुछ नहीं कॉमन है मतलब 1, तो 2x + 1 यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। अब देखिए फिर से वापस 2x + 1 यहाँ से कॉमन हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं 2x + 1 को कॉमन लिया और ये जो 3x + 1 यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6x² + 5x+1 को जब हम स्प्लिटिंग करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2x + 1 और दूसरा 3x + 1 मिलेगा। इसके जगह हम ये दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए रखते हैं। अब देखिए ये वाला जो है गुना में है तो इधर आके भाग ही हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ a बराबर, ये पूरा हो जाएगा 22x³ - 15x² - 9x+2, ये एक ब्रैकेट में ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1, और नीचे डिवाइड में आ गया वो दोनों का जो गुणनखंड था,
ठीक है। ये वाला इधर का डिवाइड में, वो दोनों की जगह मैं ये गुणनखंड को लिख दूंगा 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। देखिए ध्यान से यहाँ पे आप, ये 3x + 1 3x + 1 यहाँ पर है, तो ये और ये जो है पूरा कट जाएगा। यहाँ पे बच गया ये वाला और 2x + 1, मतलब 22x³ -15x² -9x और +2, इसको हमको भाग देना है किससे, 2x + 1 से। तो जो अब भाग देने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। भाग कैसे देते हैं इसको, ऐसे स्पेस 2x + 1 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये जो जिसको हमको भाग देना है इसको हमको यहाँ पे लिखना है 22x³ -15x² -9x और +2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये 2x है और इसको 22 बनाना है, तो कैसे बनेंगे, इसमें 11 का गुना करेंगे। ठीक है, 11 और x तो एक बार है, तो यहाँ पे x भी x² है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाना है। ठीक है ना। तो ये 11 और 2x 11x² और 2x का गुना करेंगे तो मिल जाएगा 22x³ और ये 11x² का +1 के साथ करेंगे तो +1 + 11x² हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये माइनस करेंगे, ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया। ये -15 और ये -11 ये दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा -26x²। ठीक है, और यहाँ से हम उतार देंगे -9x, ये अभी +2 बचा हुआ रहेगा। ठीक है ना। अब इस 2x में क्या गुना करेंगे कि -26x² मिलेगा, तो हम -13x का गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -26x² हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस होकर ये माइनस हो जाएगा और 13x में एक का गुना करेंगे तो -13x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला ये प्लस और ये माइनस वाला ये भी प्लस हो गया, ये वाला पोर्शन कट गया। अब -9x और प्लस का 13x करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा 4x और ये वाला जो 2 बचा हुआ था प्लस में मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, अब देखिए ये 2x को अब 4x बनाना है, तो 2x को 4x बनाने के लिए हमको +2 का गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2 और ये दोनों से जब 2 का गुना करेंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा 4x + 2। जब 4x + 2 मिलेगा और इसको जब हम घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। मतलब 2x + 1 से इन सबको भाग देने पर हमको क्या मिला 11x² - 13x + 2 और यही वाला जो होगा हमारा एक जो संख्या अननोन था वो आंसर होगा। तो ये कहाँ पे दिख रहा है हमको 11x² - 13x + 2, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा वो LCM HCF के बेसिस पे था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये समय दूरी पर है, टाइम डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, स्पीड और टाइम पर है, चाल समय और दूरी पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A और B के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। बिंदु A से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटे और 91 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करते हैं। जब तेज गति वाला व्यक्ति B पर पहुंचता है तो और वापस लौटता है तो C पर धीमे वाले व्यक्ति से मिलता है, तो B और C के बीच की दूरी क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए 2 स्थान है, एक पहला ये दूसरा स्थान। क्वेश्चन में दिया है कि 2 स्थान A और B है। ठीक है, ये 2 A और B हो गया। ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 759 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 आदमी है, एक A है, मतलब ये 2 आदमी हैं। ठीक है, जो पहला वाला आदमी है उसकी गति है मान लो 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो दूसरा आदमी है उसकी जो गति है 91 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दिया हुआ है। तो जब क्योंकि 91 किलोमीटर वाला जो तेज है वो तो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा और वापस आने लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों जब एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं तो दोनों एक समय टाइम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो पहला आदमी मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, क्योंककि इसकी स्पीड ये वाले की गति ज़्यादा है तो ये जल्दी यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर पहुँच के ये वापस आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचा है और जो ये है 63 किलोमीटर जो कि स्लो चल रहा है वो वापस ऐसे जा ही रहा है यहाँ पे और यहीं पे पहुँच पाया। ये अभी जा ही रहा है क्योंकि इसकी गति कम है और नीचे वाला जो है ये वापस यहाँ पे आ गया। ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ये पॉइंट C है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके दोनों मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बताओ कि B और C के बीच में कितना दूरी है। मतलब ये वाली दूरी को हमको निकालने की बात क्वेश्चन में किया है। उम्मीद है एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो मान लो B से C के बीच का दूरी जो है x है, x किलोमीटर। A से B तक टोटल दूरी है x किलोमीटर, सॉरी 759 किलोमीटर, लेकिन B से C तक की दूरी जो है x किलोमीटर है। ठीक है ना, तो अगर ये पूरा 759 है, ठीक है, ये पूरा 759 है, तो ये A से लेके और B और C x है, तो A से लेके C कितना होगा, ये वाला दूरी कितना होगा, A से लेके C वाला बस। तो ये 759 में से x घटा देंगे तो 759 - x किलोमीटर, इतना ही दूरी होगा, ये होगा ना। ठीक है, अब इतना चीज़ हमको पूरा डाटा जो है मिल गया। अब देखिए दोनों के लिए कॉमन क्या है, दोनों के लिए समय दोनों समान चल रहे हैं, ये चीज़ याद रखना है। समय जो है दोनों के लिए क्या है, समान है। ठीक है, तो यही पे काम करना होगा। अब समय क्या होता है हमको पता है, समय होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना, दूरी बटा चाल ये समय होता है।
तो दोनों के लिए समय निकालेंगे और समय को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो पहला व्यक्ति के लिए समय कितना होगा भाई, देखिए इस फॉर्मूले में लगाएंगे, जो 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 63 के स्पीड से जा रहा है वो धीरे वाला, ठीक है। तो धीमे व्यक्ति से, जो धीमे चाल से जा रहा है, धीमे चाल से जो जा रहा है उसके लिए समय कैसे निकालेंगे, तो धीमे चाल वाला ना, तो समय दूरी बट्टा चाल, तो धीमे वाला कहाँ, यहाँ से बस यहीं तक अभी जा पाया है, तो इसके लिए दूरी कितना 759 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 759 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। और चाल कितना है इसका 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63। ये टोटल इतने घंटे का समय लगा, ये किसका, धीमे वाले का, ठीक है। जो तेज गति से चल रहा है उसके लिए भी हम समय निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना दूरी तय किया भाई, तो ये देखिए पहले यहाँ से यहाँ गया तो 759 किलोमीटर तो चला, और वापस ये x किलोमीटर और चला, मतलब जो तेज वाला है वो चला है कितना 759 प्लस x, ठीक है। वो जो है इतना कम चला था, और ये जो है ज़्यादा चल रहा है, और इसकी चाल कितना 91 किलोमीटर, तो नीचे हम भाग कर देंगे 91, और ये इतना घंटे का समय। अब मैं क्या बताऊं कि दोनों एक साथ जब चलना शुरू कर रहे हैं तो समय दोनों का क्या है, सेम है, दोनों के लिए समय बराबर है। जब दोनों के लिए समय बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। तो हम सॉल्व कर देते हैं, 759 माइनस एक्स बटा 63 बराबर 759 प्लस एक्स बटा 91। काटते हैं इसको, 7 9 63 और 7 13 बार में 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमको 13 गुना करना होगा, ये 13 का ये दोनों के साथ करेंगे, तो 13 इंटू 759 माइनस 13 और x गुना 13x, फिर 9 का ये दोनों के साथ गुना करेंगे तो 759 इंटू 9 प्लस 9x, ठीक है ना। अब देखिए, अब x वालों को एक साइड ले आता हूँ, बिना x वाले को एक साइड, तो ये 13, और ये देखिए ये वाले को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे 759 दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 13 और ये बच जाएगा 9, ठीक है। मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 13 इंटू 759 माइनस 759 इंटू 9, और ये इधर हमारे पास था 9x, और ये माइनस 13x इधर आके हो गया प्लस का 13x, ये दोनों में 759 कॉमन है, ठीक है। तो मैं 759 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 13 और ये माइनस का 9, और राइट साइड में 13 9 कितना 22x, ठीक है। तो ये 759 इंटू 13 में 9 घटा दिए तो 4, और 22 जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, और बच जाएगा क्या x, ठीक है। तो 2 ये 2 दूनी 4, और ये हो गया 11, ठीक है। हम 11 से इसको भाग दे देंगे, 11 छंग 66, और बच गया 9, 11 9 99, 69 इंटू 2 बच गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 69 गुना 2, मतलब 138 किलोमीटर की दूरी बी और सी के बीच में होगा, ठीक है। तो 138 है क्या ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को फिर से आप पॉज करके समझ लेना अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया CI वाला। इससे पहले के भी मैं 3 जो है टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप वो तीनों वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट टॉपिक से थे, तो वो भी बहुत अच्छा रिवीजन का काम करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निकटतम रुपए तक गणना करते हुए 15% वार्षिक दर से ₹57,000 की राशि पर 2/3/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं तो इसको रेशियो मेथड से ही निकालूंगा। देखिए ये 2 साल और कुछ महीना दिया, 2/3/5 वर्ष। अगर इस समय को ध्यान से देखा जाए तो ये तो एक बार 2 वर्ष है, साथ ही साथ ये 3/5 वर्ष है, ये 2 चीज़ हमको दिया हुआ है। और हमको दर जो है 15%, हर एक साल के लिए दर 15% दिया है। तो देखिए ये जो 15% है इसको हम भिन्न में बदलते हैं, तो 15% का मतलब 15/100, ठीक है। अब ये काटिए तो 5 दिया 15 और ये 5 20 बार में, मतलब 3/20 हमको यहाँ पर मिला, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको देखिए अब कैसे निकालते हैं, तो इसका रेशियो मेथड से निकालेंगे। देखिए हमारे पास 2 साल और ये 3/5 वर्ष 3 बार है मान लीजिए, तो 2 वर्ष के लिए तो पहले साल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला साल फिर पहला साल और ये 3/5 वर्ष, ये 3 बार में हम इस पूरे समय को बांट सकते हैं। तो तीनों साल के लिए दर जो है कितना दिया है 15% दिया है, ठीक है। तो पहला जो साल पूरा कंप्लीट है तो उसके लिए 15% लगेगा, तो 15% को मैं 3/20 लिखा हूँ। तो देखिए इसको रेशियो की तरह कैसे यूज़ करेंगे, ये प्रिंसिपल होगा और इधर जो हमारा अमाउंट मिश्रधन हो गया, ये मूलधन और ये मिश्रधन हो गया। नीचे वाला अगर 20 रुपया मूलधन हुआ पहले वर्ष के लिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रहा हूँ, पहले वर्ष के लिए अगर मूलधन 20 रुपया होगा तो इसमें 20 और 3 23 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, ठीक है, क्योंकि पहला साल पूरा कंप्लीट कर रहा है। दूसरे वर्ष में गया तो वो भी पूरा 1 साल के लिए लिया है, तो उसमें भी 15% का ये 20 और 3 होगा, मतलब 20 से लेके ये 23 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये तीसरा साल है पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है, 3/5 वर्ष है, तो इसके लिए दर कितना हो जाएगा, तो 3/5 वर्ष के लिए जो दर होगा 15% नहीं होगा, ये 15 गुना ये जो समय है उससे गुना कर दीजिए 3/5, तो ये 5 तिया 15 और ये कितना हो गया 3 तिया 9%, तो 3/5 वर्ष के लिए दर जो होगा 9% होगा। अभी 9% को भी भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 9/100, ठीक है। अब यहाँ पर भी यहाँ पे मूलधन इस बार कितना होगा, जो 3/5 वर्ष है, ठीक है,
उसके लिए मूलधन ये वाला हमको लेना है 100 और निजधन कितना हो जाएगा 100 + 9 109, ये इतना चीज़ हमको करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इन सब का, ये एक्चुअली में सब ना अनुपात है, मूलधन और निजधन का अनुपात है हर एक साल के लिए। ठीक है, अब इन सब का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो हमको मूलधन पता चल जाएगा कि शुरुआत में कितना था मूलधन। ठीक है, तो इन सब का गुणा करने पे मिलेगा हमको 40,000। ठीक है, 40,000 शुरुआत का मूलधन है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। और इन सब का जब गुणा करोगे तो हमको मिलेगा 57,661। ठीक है, 57,661, इन सब का गुणा करना है और इन सब का। ठीक है, ये देखिए 40,000 हमको क्या मिल गया, मूलधन मिला, लेकिन हमको क्वेश्चन में मूलधन 40,000 नहीं दिया है, वो दिया हुआ है 57,000। ठीक है ना, ये 40,000 के दिए जगह दिया हमको 57,000। ये देखिए ये मूलधन कितना है, 57,000 दिया हुआ है। तो ये 40,000 को 57,000 कैसे बनाएंगे, तो इस 40,000 को 57,000 बनाने के लिए इसका गुणा करना होगा, किसका, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिएगा हमेशा कि ये जो है 57,000 उसको यहाँ वाले से भाग दे देना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे आ रहा है उससे यहाँ पे किसका गुणा होगा, 40,000 में इसको बनाने के लिए देखिए ना, ये दोनों का गुणा होगा तो ये और ये कट जाएगा, 57,000 बच जाएगा। तो इसको इससे भाग देकर यहाँ गुणा में लिख देना है, तो यहाँ पे 3 से 3 जीरो हम काट देते हैं, तो बच गया क्या 57/40। अगर 40,000 का 57/40 गुना ये है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हमको 57/40 का गुना करना होगा, 57/40। ठीक है, ये वाले का जब यहाँ पे 57/40 का गुना होगा तो यहाँ पे टोटल ये दोनों का गुना करके जब 40 से इसको भाग दिया जाएगा तो हमको मिलेगा 87,166.925 रुपये। ठीक है, ये इतना रुपए हमको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि निकटतम रुपए में गणना करना है, तो ये देखिए 66.9 है तो मैं इसको 67 लिख सकता हूँ, मतलब ये वाला जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 87,167 रुपये मोटा मोटी अगर लिखा जाए तो। ठीक है, तो अब ध्यान से हमको देखना है क्या कि मूलधन था कितना 57,000। ठीक है, और मिश्रधन कितना हो गया 87,167 रुपया। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, या साधारण ब्याज या कोई सा भी ब्याज होगा तो ये मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना है ये वाला 87,167 रुपया, इसमें से हमको मूलधन को घटाना है 57,000 को। ठीक है, जब 57,000 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 7, 6, 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 2, 25,167 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा इतना रुपए का। और यही जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये ऑप्शन नंबर ए है इसका हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 4th आई थिंक, ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और मैं देख रहा हूँ 2 साल से जो CGPSC में जो बीजगणित पूछा जा रहा है वो थोड़ा बहुत ही टिपिकल पूछा जा रहा है, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो लोग का मैथ्स कमजोर है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है वो तो या तो मेहनत करें या फिर जो छत्तीसगढ़ी वाला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी वाला वो वाले पे थोड़ा ध्यान देना है उनको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे किया जाएगा। 4x + 1 का क्यूब + 3x - 4 का क्यूब + 2x 2 - x का क्यूब बराबर है 3 × 4x + 1 × 3x - 4 × 2 - x है, तो x किसके बराबर हमको बताना है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जितना ये 4x + 1 है उतना ही यहाँ पे 4x + 1 दिया है, 3x - 4 यहाँ पर है तो 3x - 4 यहाँ है, 2 - x यहाँ है तो 2 - x दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो अगर ये पूरे को मैं क्या करता हूँ ईजी करने के लिए मैं इसको a मान लेता हूँ, तो मतलब ये हमारे पास a क्यूब है प्लस 3x - 4 को अगर मैं b मान लूँ तो ये b क्यूब है, और 2 - x को अगर मैं c मान लूँ तो ये c क्यूब है। तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर ये 3 है, 3abc ऐसा हमको मिल रहा है। ठीक है ना। एक अगर ध्यान से आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है कि a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है किसका, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस का c। ये एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाले से हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। तो ये जो हमारा बस इतना ही पोर्शन है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc। अगर ये -3abc को उधर ले जाएंगे तो प्लस में इसी की तरफ बन जाएगा, लेकिन ये वाले पोर्शन सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ये सबको हटाया कैसे जाए। तो याद रखिएगा अगर इस पूरे फॉर्मूले में a + b + c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। इफ़ a + b + c बराबर 0, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा इन सब के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली बनेगा क्या, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc बराबर ये पूरा तो 0 हो जाएगा, इसके जगह अगर 0 रख देंगे तो। ठीक है, अब ये वाला 3abc उधर चला जाएगा, तो a क्यूब + b क्यूब +
सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ab/c। तो ये फॉर्मूला पूरा इसी की तरह बन जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए इस कंडीशन को लाने के लिए करना क्या पड़ रहा है हमको, a + b + c बराबर 0 करना पड़ रहा है। बस a b c का वैल्यू यहीं पे हमको रख देना है। तो a की जगह हम क्या लिखे थे, 4x + 1 को a रखे थे, ठीक है ना। तो इस a की जगह हम रख देंगे 4x + 1, ठीक है। b है, b की जगह क्या है हमारे पास 3x - 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4 प्लस c की जगह हम क्या लिखेंगे 2 - x, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 - x और ये बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस। तो ये 4x और 3 7x, 7x में से 1x को घटा देंगे तो मिल जाएगा 6x, ठीक है। ये 1 और ये 2 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, 6x - 1 बराबर 0। ये 6x बराबर हो जाएगा 1, तो ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 5th वाला, ये जो 63 वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में मैं देखा हूँ, ये चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट बीसीएस का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, हर जगह इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है रूट वाले में उसको मैं बताता हूँ। एक तो अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर है अंदर का जो वैल्यू है तो उसको तो बनाना आसान होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए 6 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, पूर्ण वर्ग होता नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये √6 + √6 + √6 + डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है। तो जब भी ऐसा अनंत तक जाए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं x लेके इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया x प्लस फिर से रूट के अंदर x प्लस फिर से रूट के अंदर x, ये ऐसा जाए अनंत तक, ठीक है। तो अनंत तक जब भी जाए तो यहाँ पे जो x है ना, अगर x का गुणा करते हैं तो अगर दो ऐसी संख्याएं मिलता है गुणनखंड करने पे जो एक के बाद एक लगातार हो, क्रमागत संख्या, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यदि x का फैक्टराइज करने के बाद दो क्रमागत संख्या मिल रहा है और उन दोनों का गुणा करने पर ये आ रहा है, तो यदि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस है तो आंसर जो होगा 2 आंसर मिलेगा। जैसे चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे ये 6 है, इस 6 को हमेशा दो ऐसे नंबर पे तोड़ते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 + √6 + √6 अप टू इन्फिनिट, ठीक है। तो जो यहाँ पे 6 दिया है इसको हमको दो क्रमागत नंबर में तोड़ना है, दो क्रमागत ऐसे नंबर जिनका अंतर, जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है, क्रमागत है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो ऐसे ही हमको खोजना है, दो क्रमागत संख्या खोजना है, ठीक है। तो ये 6 को हमने तोड़ा तो 2 और 3 में टूट गया, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे प्लस होगा तो हमारे पास 2 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये प्लस होगा तो जो बड़ा वाला होगा हमको धनात्मक मिलेगा। तो एक्चुअली इसका गुणनखंड करना पड़ेगा क्योंकि रूट में दिया है तो इसके 2 आंसर मिलेगा। अगर इसको x लेके बनाएंगे ना तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो दोनों वैल्यू को शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है कि जो यह नंबर दिया उसको हमको फैक्टराइज करना है दो क्रमागत संख्याओं में जिनका अंतर कितना हो, 1 का हो। तो 6 को 2 दिया, 6 हमने कर दिया, तो यहाँ पे 2 आंसर हमको मिलेगा, ठीक है, 2 आंसर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो जो बड़ा, जब ये प्लस है तो जो बड़ा वाला संख्या है उसको हमको लेना है धनात्मक, ठीक है, और जो छोटा संख्या है उसको लेना है हमको ऋणात्मक, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमको 2 आंसर मिला, -2 + 3। तो अब ऑप्शन में देखिए ये 3.2 है तो ये गलत हो जाएगा, ये 6 है तो 6 तो हमारा आया नहीं और 6.2 तो आया नहीं, 3 आया तो 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यदि इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिया है, अगर -√2 दिया, सॉरी -2 रहता या +3 रहता या दोनों रहता तो हम दोनों वाले को टिक मारते, लेकिन जब एक ही दिया है तो हम प्लस वाले को मारेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं ये √6 प्लस के जगह अगर हमको ऐसा दिया रहता, मान लेते हैं माइनस में दिया रहता, हमेशा आंसर को जनरली धनात्मक ही लिया जाता है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे बात करता है। अगर मान लो √6 -6 √6 ऐसा ये अनंत तक जाता, तो इस केस में हम क्या करते, 6 को पहले फिर से ब्रेक करते 2 × 3 में, दो क्रमागत संख्या है इनके बीच का अंतर 1 है, ठीक है ना। इस बार जो है आंसर जो हमारा होता क्या कि जो छोटा वाला होता वो धनात्मक होता और जो बड़ा वाला होता वो ऋणात्मक होता, ठीक है ना। तो इसके 2 आंसर क्या मिलते हैं, +2 और ये -3। इस चीज़ को आपको ध्यान से याद रखना और इसका आंसर क्या हो जाता, +2 आंसर हो जाता, ठीक है। और वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते, अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता तो दोनों मारते या दोनों में से कोई एक रहता तो एक मारते। ऑप्शन में जनरली प्लस वाला दिया रहता तो इसका +2 आंसर हो जाता। तो माइनस वाले में छोटे वैल्यू को लेना है और प्लस वाले में बड़े वैल्यू को हमको लेना है। ये यहाँ से 2 टाइप का ऐसा क्वेश्चन बनता है। और एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए मल्टीप्लाई वाला, गुना करने वाले में, उसको यहाँ के लिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। एक तो मैं छोड़ देता हूँ होमवर्क के तौर पे +12 √/, +12 √/, +12, ठीक है, ये अनंत है। इसका क्या होगा, एक माइनस वाला भी दे देता हूँ, √110 -√110 -√110, ऐसे ये अनंत तक, ठीक है। तो ये दोनों का आपको बताना है कि होमवर्क क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए ये प्लस माइनस वाला नहीं, अब मान लेते हैं अगर इंटू में से आ जाता, अगर दे देता मान लो कि 6
फिर √6, फिर √6, ऐसे, ठीक है। ये गुणा में है सब, ठीक है। तब हम क्या करते, तो जब भी ये अनंत तक जाएगा, याद रखना है, अगर ये अनंत तक, अगर डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया मतलब वो अनंत तक है, ठीक है। अगर रूट के अंदर ऐसा वैल्यू देते जाए सेम 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 और अनंत तक है, तो इसका आंसर भी जो रूट के अंदर दिया होगा वही आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर ऐसा होता x, फिर रूट के अंदर x, फिर रूट के अंदर x, ऐसा ऐसा जाता अनंत तक, तो इसका आंसर हमेशा x ही होता है, ठीक है। लेकिन अनंत तक नहीं जाए तो, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए √5, ये 3 बार गया है, तब इसका क्या होगा, तो इसको क्या करना है वो देखिए, जो यहाँ पे अंदर में नंबर दिया उसको लिखिए चुपचाप, ठीक है ना। और इसके पावर में अब जाना है, ठीक है, डिवाइड करिए। यहाँ पे कितने बार रूट है, 1 2 3 बार रूट है, 3 बार रूट है तो 2 की पावर 3 लिखिए और -1 कर दीजिए, और जितना बार रूट था वहाँ पे 2 की पावर इतना लिख दीजिए, बस इतना ही काम करना है। तो हमको मिल जाएगा 5 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 हटाएंगे तो 7, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से रिवाइड करके दी। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, 7 7 7 7, इसका ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि एक कक्षा के छात्रों में 3,969 रुपये की राशि दान की। एक कक्षा के छात्रों ने 3,969 रुपये की राशि दान की। प्रत्येक छात्रों ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर ही रुपए दिए, तो बताइए कि कक्षा में छात्रों की कुल कितनी संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ना स्क्वायर रूट के बेसिस पर है, ठीक है, वर्गमूल पर आधारित है, ठीक है, वर्गमूल पर आधारित, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे किया जाए, तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर x बच्चे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हैं भाई x, और इसी चीज़ को हमको निकालना है कि कितना होगा। एक छात्र है और सभी छात्र भी x रुपये ही जमा कर रहे हैं, प्रत्येक छात्र भी x रुपये ही जमा कर रहे हैं, जितने छात्र हैं उतने उतने रुपये भी दान में कर रहे हैं। भाई एक छात्र x रुपये दे रहा है मान लो, तो x छात्र कितने देंगे, तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो x इंटू x हो जाएगा, और गुणा करने के बाद कुल पैसा कितना इकट्ठा हो रहा है, तो 3,969 रुपये इकट्ठा हो रहा है, इतना रुपये 69। तो ये हो गया x स्क्वायर का वैल्यू 3,969, तो x कितना हो जाएगा, ये √3,969, 3,969 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का भी शॉर्टकट तरीका होता है, जैसे 3,969 जो है, कोई दो बड़ा बड़ा नंबर बताए जो 10 के टर्म में आता हो, उसके बीच का आता हो। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो 60 का वर्ग क्या होता है भाई, 3600, ठीक है, और 70 का वर्ग क्या होता है भाई, 4900, ठीक है। तो 60 और 70 के बीच का संख्या है, तो 60 और 70 के बीच में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा 63 और 67। ये दोनों में से एक तो बताना है, तो ये दोनों को बताने से पहले 60 और 70 के बीच में एक संख्या आता है 65। 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई, तो 5 है शुरुआत में, तो 5 का वर्ग 25 लिख दीजिए, 6 को एक बढ़ा देते हैं 7, और 7 छंग कितना 42, ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। यहाँ 5 है तो उसका वर्ग 25 कर देते हैं, और यहाँ जो संख्या होगा उसको एक बढ़ा के दोनों का गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 65 का वर्ग हो गया 4225। अब जो हमको ऑप्शन दिया है वो 4225 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है। तो देखिए अब यहाँ 9 है, तो 9 वाले इकाई में 2 ही अंक बन सकता है, ये 63 और ये एक 67, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर भी 9 इकाई में 9 आता है, और 3 का वर्ग करने पर भी इकाई में 9 आता है। तो यहाँ पे 4225 से छोटा ये नंबर दिया है, तो हमारा आंसर ये छोटा वाला हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को रोक कर आप समझेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हमको माध्य और माध्यिका पर संबंधित प्रश्न है। मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चन, इसको कैसे करते हो देखिए। मीन क्या होता है, मीन का मतलब सिंपल होता है एवरेज, औसत। तो यहाँ पे हमको तो मीन भी निकालने को बोला है, ठीक है ना। और मीडियन क्या होता है, इसको कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमको आंकड़े दिया हुआ है उसको पहले हमको बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है। उन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख देना है, और जो सबसे बीच वाला जो नंबर आएगा वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, ठीक है। और मोड क्या होता है, जो जितना बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होगा, उस पूरे आंकड़ों का मोड कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे मोड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हुआ है क्या, रिपीट तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर कोई चीज़ रिपीट, मान लो दो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 2 3 3 5 7 8, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ 3, तो मोड क्या हो जाता भाई 3 हो जाता, ठीक है। मीन कैसे निकालते, मीन निकालते हैं सबको जोड़ देते हैं, 2 3 5 5 3 8 8 5 13 7 20 और 28, और कैट है 2 2 4 और 2 6, इसको 6 से भाग देते, तो ये क्या हो जाता, मीन मिल जाता। क्योंकि मीन क्या होता है, औसत, और औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो इन सबको जोड़ के जितना है उससे हमको भाग देना होता है, तो हमको मीन मिल जाता। मोड कैसे, मीडियन कैसे निकालते हैं भाई इसका,
इसका मीडियन कैसे निकालते थे, कितना 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है टोटल ना। तो 6 ठो का निकालने के लिए क्या करता है, बीच में क्या क्या आ रहा है, जैसे इधर से अगर मैं ये 2 हटा दिया और इधर से 2 हटा दिया तो बीच में 2 संख्या मिलेगा, 3 और 5। तो हम क्या करते हैं, 3 और 5 को जोड़ते और 2 से भाग दे देते, तो 8/2 मतलब 4 मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये 6 ठो है इसलिए 2 और बीच में 2 संख्या हमको मिल रहा है। अगर मान लो 5 रहता, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बीच में बस एक ही संख्या मिलता ना 4, तो इस केस में जो माध्यिका हो जाता है वो 4 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 6 होने की वजह से जो बीच में आएगा वो दोनों को जोड़ के हमको 2 से भाग दे देंगे, तब जाके माध्यिका आएगा, ठीक है। बस याद रखना क्या कि माध्यिका निकालने के लिए हमको उसको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम मान लो माध्य निकालते हैं, ठीक है। माध्य का मतलब औसत, ठीक है। औसत में इन सबको जोड़ना है। कितना तो डाटा है भाई, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 ठो है, मतलब सबको जोड़ना है हमको, 12 से भाग दे देना है। तो इस सबको जोड़ेंगे 21 + 11 + 27, ये सब 8 प्लस इन सबको जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 159, ठीक है। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 12 आंकड़ों को तो 159 मिलेगा, और 159 को जब 12 से भाग दिया जाएगा तो हमको 13.25 मिलेगा, ठीक है। 13.25, ये हमको क्या मिल गया, अभी माध्य मिला है, ठीक है ना। अब माध्यिका निकालना है, ठीक है। माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इन सभी आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, तो 3 5 7 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 12, 11 12, 11 12 के बाद ये 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 21, फिर 23 और इसके बाद 27, 12 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक तो और कुछ छूट गया क्या, 3 5 7 8 9 एक छूट गया, ठीक है। तो 8 के बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 12 आंकड़े हो गए, ठीक है। तो अब माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे बीच का खोजिए। तो फिर ये जब 12 हो गया तो अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 6, इसको 6 में ऐसे बांट सकता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको भी 6 बांट दिया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो इसके बीच में तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो जब बीच में नहीं मिला तो अब 6 के बदले हम क्या करेंगे, 5 5 को हटा दिए, 5 इधर से हटा दिए। अब बचा क्या, 2 संख्या मिल गया हमको बीच में, 11 और 12। तो 11 और 12 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये मिलेगा 23, 23/2 मतलब 11.5। ये हमको मिल गया क्या, माध्यिका मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका के बीच कितने का अंतर होगा, अंतर निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना। तो माध्यिका हमको 11.5 मिला है और माध्य मिला है 13.25, इसका अंतर निकालना है। अंतर हो जाएगा 13.25 माइनस 11.5। इसको जब आप घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1.75 आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि एक घन की प्रत्येक भुजा में k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि इसके सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए। तो बताइए कि आयतन में कितने का वृद्धि होगा, ठीक है। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितना सेंटीमीटर का वृद्धि करना पड़ेगा। तो k दिया है, k की जगह कोई वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए पहले एक हम घन देखिए, ये घन ऐसा होता है कुछ, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज़ बराबर होता है, ठीक है। ये लंबाई है, मान लो ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई, तीनों बराबर होता है घन में, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हम 100 मान के बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि शुरुआत में इस घन का लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100 और ऊंचाई भी 100, तीनों 100 है। तो इस केस में टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, हमको वो पता करना होगा। तो देखिए इसके सतह के कुल क्षेत्रफल, तो जब भी घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। a क्या है, भुजा होता है। मतलब क्या कि अगर मैं 100 लेके बनाऊंगा तो ये 6 × 100 का स्क्वायर, मतलब ये 6 × ये 10,000, मतलब 60,000, ठीक है। इसका जो 60,000, इसका अगर मान लो सेंटीमीटर लेते तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका क्या है अभी क्षेत्रफल है, ठीक है ना। लेकिन k सेंटीमीटर उसकी भुजा में k सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो k सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका सतह का जो क्षेत्रफल उसमें भी वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 100 था, अब इसमें जब k की वृद्धि करेंगे तो ये 100 + k हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब भुजा उसका 100 + k हो गया। अब कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6² होता है ना, तो अब a की जगह हमारा हो गया 100 + k, अब ये 6 × 100 + k का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्षेत्रफल शुरुआत में कितना था, ये 6, इतना लिख देता हूँ, 6 × 100² था, या फिर 6 × 10,000 था, ठीक है, या फिर 60,000 ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ये 60,000 था,
ठीक है। लेकिन 60,000 में जैसे ही के अगर भुजा में वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में भी कितना 44% का वृद्धि हो गया। तो ये 60,000 था तो इसमें 44% का वृद्धि मतलब 144% निकाल गुना कर देंगे। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। फिर से समझिए, पहले 100 था जब इसकी भुजा को हम मान के चले थे तो उसका कुल सतह का क्षेत्रफल 60,000 आ गया। लेकिन जैसे ही इसकी भुजा में के सेंटीमीटर की वृद्धि की है तो हमारे पास भुजा 100 से के बढ़ गया, 100 प्लस के। फिर से हम घन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 6a² तो 6 × 100 प्लस के का स्क्वायर निकाल दिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो है अब क्या हो गया, जो पहले जो 60,000 वर्ग सेंटीमीटर था उसमें 44% का वृद्धि हो गया, मतलब 144%। अब यहाँ से सॉल्व करना है। ये 2 से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। ये 6 से ये कट जाएगा, ये कितने बार में 100 बार में। तो मतलब हमारे पास बचा है 100 प्लस के का स्क्वायर बराबर, ये 100 का गुना इसके साथ करेंगे तो 144 गुना 100 मतलब 14,400। जब इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो 100 प्लस के बराबर 144,000। अब इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो मिलेगा 120, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। ठीक है, तो 100 प्लस के बराबर 120, तो के कितना हो जाएगा भाई 120 माइनस 100 को उधर ला के घटा देंगे तो के कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब उस घन के भुजा में 20 सेंटीमीटर का वृद्धि किया गया था। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी हम बस के का वैल्यू निकाल दिए। पहले हम 100 लिए थे, ठीक है। अब बोला है कि आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो देखिए इसका अब आयतन कितना होगा भाई। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो प्रारंभ में शुरुआत में कितना इसका आयतन रहा होगा, शुरुआत में आयतन स्टार्टिंग में जो आयतन होगा, तो शुरुआत में हमारा भुजा कितना था 100, तो 100 की पावर 3 करेंगे। जब 100 की पावर 3 करेंगे तो ये 2 2 4 और जो 6 इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब नया आयतन हमको निकालेंगे, जब नया आयतन, तो नया आयतन के लिए नया भुजा कितना होगा, पहले 100 था अब 20 सेंटीमीटर के भुजा बढ़ गया, तो ये 100 प्लस 100, 100 प्लस 20 इसका घात 3 करेंगे, मतलब 120 की घात 3। 120 की घात 3 का मतलब 120 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 और ये 3 जीरो और इतना आ जाएगा। ठीक है, आयतन में कितना वृद्धि होगा, इससे इतना ज़्यादा वृद्धि हो गया। वृद्धि का प्रतिशत पूछा तो पहले वृद्धि निकालेंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे हम तो मिलेगा 728,000। ठीक है, ये इसको घटाने पर इतने का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालोगे, जो वृद्धि है इसको हम ऊपर लिख देंगे। वास्तविक शुरुआत में कितना था, इतना था, और इंटू 100, बस काम बन जाएगा। ये 2 से 2 जीरो खत्म, यहाँ ये 3 है तो 3 से 3 जीरो खत्म, और 728 को जब 10 से भाग देंगे तो 72.8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ए बी सी दी है एक एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, ऐसा इस प्रकार संख्या है कि जब इसको मतलब ऐसा लिखा जा रहा है तो उसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं तो 19/37 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ए बी सी का मान क्या आएगा, तो इसको बनाने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी ऐसा दिया रहे तो ये 19/37 है ना, 37 से 19 को भाग दे दीजिए। ठीक है, 37 से 19 को भाग देना है। तो जैसे हम 37 से 19 को भाग देते हैं तो हमको मिलता है 0.513513, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ भी देखिए ए बी सी रिपीट हो रहा है ना, मतलब यहाँ से जब दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू मिलेगा 5, बी का वैल्यू मिलेगा 1 और सी का वैल्यू मिलेगा 3। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, हमको इसका मान बताना है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए की जगह 5, बी की जगह 1 और सी की जगह 3, तो 5 6 और 3 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां जो है, आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, लास्ट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क पर है, कार्य और समय पर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क जो बहुत ही इजी चैप्टर है और मज़ेदार आता है, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। देखिए क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 50 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है एक काम को 50 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा था। ठीक है ना, देखिए कुछ दिन तक काम, जैसे देखिए ये टोटल काम जो है 48 दिन तक चल रहा है। ठीक है, ये टोटल काम 48 दिन तक ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन तक करने के बाद मान लो कुछ समय हुआ और ए जो है इसके बाद छोड़ दिया और बी जो है इसके आगे भी काम करता रहा। तो बताना यही है कि ए जो है कितने दिन के बाद ए काम छोड़ा था। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, पूरा 48 दिन तक। ठीक है, बी जो है पूरा 48 दिन तक, लास्ट दिन तक काम कर रहा है, क्योंकि टोटल काम कितना दिन चल रहा है 48 दिन, लेकिन ए जो है 48 दिन से पहले ही काम को छोड़ दे रहा है।
ठीक है। अब चलिए इसको इतना समझ में आ गया तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए, दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए कितने दिन में काम कर सकता है? 50 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिन, और बी उस काम को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 400। ये जो एलसीएम आएगा लघुत्तम, ठीक है, 50 और 80 का जब लघुत्तम निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 400, ठीक है ना, 400। तो ये जो एलसीएम आता है वो हमको टोटल काम मिल जाता है कि कितना काम, मान लो 400 चेयर बनाना है, ठीक है ना। ए एक काम को 50 दिन में कर सकता है, बी 80 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम निकाले तो मिला 400। 400 चेयर बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एक दिन का काम हम निकालेंगे कि एक एक दिन में वो लोग कितना कितना चेयर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 50, ए जो है 400 चेयर 50 दिन में बना सकता है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, तो 400 को 50 से भाग दे देंगे तो 8। ए जो है एक दिन में 8 चेयर बना सकता है। इसी तरह बी 400 चेयर 80 दिन में बना सकता है, तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, तो 400 को 80 से भाग दे देंगे तो हमको 5 मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ से यही कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, ए जितना दिन भी काम किया और बी पूरा, सॉरी हाँ, बी पूरा 48 दिन का काम, ये सब मिला के टोटल 400 काम किया तभी तो 48 दिन में कंप्लीट हुआ ना। तो देखिए, बी तो पूरा 40 दिन 48 दिन तक काम किया। बी हर दिन कितना कुर्सी बना रहा है, 5 कुर्सी, ठीक है। बी हर दिन 5 कुर्सी बना रहा है और ये काम कितना दिन तक किया, 48 दिन तक काम किया, ठीक है। तो 48 कितना कुर्सी बना लेगा भाई, तो ये 5 200 और 40, ये 240 कुर्सी कौन बनाया, 240 चेयर जो है ये जो है बी बनाया है पूरा 48 दिन में, ठीक है। अब ये तो 240 ही बनाया 48 दिन में, जो बाकी चेयर बचा है वो कौन बनाया होगा, ए बनाया होगा। कितने दिन में अभी निकाल लेंगे। तो चेयर कितना बच गया है ए के हिस्से में, तो 400 टोटल था, 400 में 240 जो है बी बना दिया, तो बच गया क्या, 160। इस 160 चेयर को कौन बनाया है भाई, ए बनाया है, ठीक है। अब ए कितने दिन में बनाया होगा, तो एक दिन में तो 8 चेयर बना रहा था, तो ए द्वारा जो लिया गया समय है 160 कुर्सी को बनाने में, तो 160 कुर्सी बनाया है कितने दिन में, 8 दिन में, तो हम 8 से भाग दे देंगे तो 20 दिन में, 20 दिन में कुर्सी बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है 20 दिन तक काम किया था और वो छोड़ दिया था। तो इसका जो आंसर क्या हो गया हमारा 20, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का टोटल 10 क्वेश्चन, ये जो कि 2021 में सब पूछे हुए हैं। और भी क्वेश्चन है, मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी मैं सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के हमको ये देखना है कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जितना भी टॉपिक्स मैं बताया उसको आप उम्मीद है कि आप उसको एक बार देखे होंगे और फिर से देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।